आज हम बनाने जा रहे हैं यमाहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं HTR-3066। ये पीस पूरी तरीके से डेड है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। दूर से अगर देखा जाए तो बोर्ड की कंडीशन लगभग ठीक दिख रही है, लेकिन अगर हम गौर से इसको देखें तो कुछ जगहों पे दिक्कतें हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं R2214, ये जो 104 रेजिस्टेंस है R2238। और थोड़ा हम आते हैं इस तरफ, अपना जो ये कनेक्टर के पास है, वन 101 के जो रेजिस्टेंस है उसको अगर आप गौर से देखें तो ठीक नहीं है। सबसे पहले इसको मैं वॉश करना चाहूँगा। वैसे साफ़ सुथरा दिख तो रहा है, लेकिन मैं फिर भी इसको क्लीन करना बेहतर होगा। पूरी तरीके से क्लीन किया है इसको, जितना संभव हो सका। अभी हम इसके 3 पार्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। एक तो यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस R2214, और सेकंड यहाँ पे 2 है। इस दोनों को चेक करेंगे, ख़राब है, चेंज करेंगे इसे। और ये 2214 पे हमें थोड़ा सा डाउट है, ग्रीन डॉट्स हैं। और ये तो बिल्कुल ही चेंज करना पड़ेगा। देखते हैं, तीनों को चेक करेंगे पहले, उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ी तो चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं R2214 10 के है, और ये 10 के की जगह 487 के दिखा रहा है, तो ये गलत है। इसको हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने चेंज कर दिया है, और अभी ये 10 के दिखा रहा है, जैसा कि है R2214। ये दोनों का जो है पीसीबी सेम ही है। इसका जो मैंने लेआउट, पीसीबी लेआउट चेक किया है, पीसीबी लेआउट में दिखा रहा था कि ये है R2214। इसका पीसीबी लेआउट सेम है इंटरनली। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये तीनों रेजिस्टेंस को हम चेंज कर देंगे। चेक करने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि ये दिख ही रहा है कि ये पूरी तरीके से ख़राब है। ये जो 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, 1 2 3, ये तीनों को हम चेंज करेंगे। ये है वो 3 रेजिस्टेंस 222229, 2230, 2231। मैंने जो है इसके तीनों रेजिस्टेंस निकाल दिए हैं, और अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके पीसीबी जहाँ पे सोल्डर होता है वो तक सड़ चुका है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ये वाला, दूसरा यहाँ से ये, और तीसरे में तो ये देखिए बीच के दोनों पीसीबी तक सड़ चुके हैं। चलिए इसको हम सही करेंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ के तीनों रेजिस्टेंस चेंज कर दिए हैं। और अब हम आते हैं इस तरफ। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये DSP-IC का R2405, यहाँ पर भी ये रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। देखने से ही ठीक नहीं लग रहा है, चेक मैंने किया नहीं है। खैर उसको भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ शॉर्टिंग वगैरह है क्या। बिना इसको फिट किए हमने कुछ शॉर्टिंग चेक की है, इसके बारे में मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। ये कॉइल हमने यहाँ से निकाला है, शॉर्ट दिखा रहा था। कॉइल हमने निकाला इसलिए है ताकि कंफर्म हो सके कि शॉर्टिंग किस तरफ है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ से हमने कॉइल निकाला है तो शॉर्टिंग अपना इस सेक्शन में है या इस सेक्शन में है। शॉर्टिंग इस तरफ नहीं थी। फिर हम पहुँचे यहाँ पे, ये जो है L2601, यहाँ का हमने कॉइल निकाला और यहाँ पे शॉर्टिंग मिली है। ये जो है अपना 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो C2601 पूरी तरीके से शॉर्ट है। और ये है वो रेगुलेटर IC और ये है अपना C2601। ये शॉर्ट है। कॉइल हमने निकाला है ताकि कंफर्म कर सकूं कि इस लाइन में शॉर्ट है या इस तरफ शॉर्ट है। तो अपना शॉर्ट जो है इस तरफ है, इतने दूर में। चेक करते हैं क्या शॉर्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक, ये जो है C2601, इसके PF को हमने वन साइडेड उठा रखा है और ये PF पूरी तरीके से शॉर्ट है। अब जो है अपना ये 3.3 के लाइन में शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, PF ख़राब है। अभी इसकी जगह पे हम एक दूसरा PF लगाएंगे। बाईस 22 PF है, 6.3 वोल्ट 22 PF। ये एक्चुअली PF नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। तो हम यहाँ पर कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉइल लगा दिया है और साथ ही साथ एक कैपेसिटर भी लगाया है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो लोग ये जो पीछे से निकाला था हमने, इसको भी लगा दिया है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि कैपेसिटर शॉर्ट दिखता है या मालूम पड़ता है तो वो लोग तोड़कर फेंक देते हैं, वापस लगाते नहीं हैं। लेकिन मेरी सलाह, वहाँ पर जो है उसे लगाना चाहिए डायग्राम की सहायता से। चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे, फिट करने के बाद फिर देखते हैं आगे। ये एक छूट गया है, इसको भी हम चेक करेंगे। हालांकि ये है वैल्यू इसकी 4.7 के, ये जो है R2405, ये भी गड़बड़ है। ये है वो रेजिस्टेंस R2405 और ये क्या काम करता है लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण है ये। फिट कर दिया है इसमें दूसरा हमने।
चलिए अभी हम इसको फिट करेंगे। इसके पूरे बोर्ड के हर एक हिस्से को हमने दोबारा से निरीक्षण किया है, और निरीक्षण करने के दौरान हमें और एक दिक्कत दिखी है, जो कि यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हैं Q2211, यहाँ दिक्कत है और यहाँ दिक्कत है R2312। इसको हम चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ है तो उसे चेंज करेंगे। ऊपर से देखने में कितना सही सलामत दिख रहा था, लेकिन जब इसको निकाला तो आप देख सकते हैं ये अपना R2312, और ये जो ट्रांजिस्टर का एक हिस्सा ये भी सही नहीं था, इसको भी सही किया है। इसको हमने सही किया है, आप देख सकते हैं। इसको हमने पूरी तरीके से ऑन तो कर दिया है, डेड पीस था, लेकिन अभी ऑन होने के बाद इसमें इंटरनल एरर की इशू आ रही है। क्या है ये इशू इंटरनल एरर, इसको अभी हम समझेंगे, देखेंगे। इंटरनल एरर की अगर हम बात करें तो सर्विस मैनुअल के फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो। रिप्लेस तो हमने कुछ किया नहीं है। When the digital PCB or IC225 on digital PCB is replaced, this unit will be display internal error and will not operated properly। तो IC तो हमने चेंज किया ही नहीं है। The model name and destination must be written to the backup IC EEPROM on digital PCB have proper operation details सेल्फ डायग्नोस्टिक फंक्शन। तो इसके जो है फ्रंट के स्विचेस सही काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले फ्रंट के स्विचेस चेंज करूंगा, जिससे सेल्फ डायग्नोस्टिक मोड को ऑन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम फ्रंट के स्विचेस चेंज करेंगे, फिर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके जितने भी स्विचेज है सब उसको हम चेंज कर रहे हैं। फ्रंट पैनल को पूरी तरीके से फिट कर दिया है, और मैंने वापस से सिस्टम कंट्रोल आईसी के आसपास के एक एक पार्ट्स को चेक किया है। इसमें एक रेजिस्टेंस है जो कि कुछ दिखा नहीं रहा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। ये जो है रेजिस्टेंस R2251, ये पिन नंबर 86 पर है, और ये कुछ नहीं दिखा रहा है। जबकि हम डायग्राम के हिसाब से जाएं तो पिन नंबर 86 R2251 47 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ दिक्कत है। इस रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। चेक किया मैंने, चेक करने में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पर हम 47 ओम्स का रेजिस्टेंस डालेंगे R2251। मैंने उस रेजिस्टेंस को निकाला है, और आप देख सकते हैं कि ऊपर से दिख तो रहा था कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही उस पर हमने आयरन रखा, पीसीबी को देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि सोल्डर था ही नहीं, इंटरनली सड़ गया था, रस्ट था। आपण मोठ्या जल्लोषात व उत्साहात साजरे करूया। दिनांक 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट दरम्यान राज्यातील सर्व नागरिकांनी आपापल्या घरावर तिरंगा ध्वज फडकवावा। वेबसाईटवर अपलोड करून
आपला राष्ट्रध्वज। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना जो इंटरनल एरर का प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। और इसके पीछे की जो कहानी है वो ये है कि इसका जो इप्रोम आईसी है, ये इप्रोम आईसी करप्ट हो गया था, ख़राब हो गया था। तो हमारे एक मित्र हैं जो सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, उनसे हमने सहायता ली। उन्होंने दूसरे मॉडल के इप्रोम आईसी को कॉपी करके दिया उन्होंने, और हमने उसमें फ़िट किया। तो अपना ये जो है इंटरनल एरर का जो इशू था वो ठीक हो गया है। इस बात का आप ध्यान रखें कि इप्रोम आईसी के करप्ट होने से अपना इंटरनल एरर का इशू आता है। दूसरा, बहुत ही आसानी से ये कॉपी नहीं होता है, इसके लिए हाई प्रोफाइल रीडर चाहिए जो इप्रोम आईसी के प्रोग्राम को रीड कर सके। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की जो कि आनी चाहिए। फोर पॉइंट 996 4.996 1.199 1.199 3.303 1.303 ये अपने कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई है। 1.302 3.3 4.9 1.1 1.3 3.3 3.3 5 वोल्ट। ये इतनी सप्लाई ऑन पोजीशन में ली गई हैं, इतनी सप्लाई आनी चाहिए। चलिए अब हम इसको फिट करेंगे।